हेलो बच्चों, मैं आनंद प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज बच्चों हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स पर। केमिकल काइनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी में आज हम दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक निकलता है, जो वेग व्यंजक बनता है पूर्ण रूप से, वह होता क्या है। तो एक एक पर हम बात करेंगे कि शून्य कोटि के वेग स्थिरांक की गणना कैसे होती है। तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने हम हेडिंग डालते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। आपको बता दें, वेग स्थिरांक बोले तो के, इसकी हमें क्या करनी है, वेग स्थिरांक के की गणना करनी है। अगर बच्चों हम बात करें तो हम इसलिए लेकर आए हैं शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इन दोनों में से प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाली परीक्षा यूपी बोर्ड को या कोई भी बोर्ड हो, आपकी उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसलिए ये 100% समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए निश्चित ही आएगा। लेकिन शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले शून्य कोटि और फिर चलेंगे प्रथम कोटि के लिए। तो आपको पता होना चाहिए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। तो आप जानते हैं कि शून्य कोटि का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर न करे। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा कहता हूं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब शून्य कोटि का मतलब है कि कोई भी अभिकारक हो, अभिकारक एक हो, चाहे अभिकारक दो हो, चाहे अभिकारक तीन हो, चाहे अभिकारक लाखों की संख्या में क्यों ना हो, लेकिन वेग सभी के सभी अभिकारक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करते, इसलिए उसको बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसे परिभाषा कहती है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो मान लीजिए हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो आइए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे। तो यहां ध्यान देना, मैंने कहा कि माना दी गई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि है, मतलब कोई अभिक्रिया है, सपोज कौन सी अभिक्रिया है, ए इक्वल टू उत्पाद, हिंदी वर्ड में लिख दिया। हमने मान लिया कि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पर शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये वाली। तो अगर ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो इसके लिए वेग स्थिरांक क्या करेंगे, कैसे निकलेगा इसके लिए वेग स्थिरांक। तो आप जानते हैं अगर अभिक्रिया का वेग निकालें इसके लिए, तो आप जानते हैं अभिक्रिया का हम वेग निकाल, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग निकालें तो वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल, देखो हमने हल लिया डी एक्स बाई डी टी, क्या कर लिया, बराबर कि अभिकारक क्या है आपका ए, ये अभिक्रिया का वेग अर्थात आर है, ये आपका अभिकारक ए समानुपाती होता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अकॉर्डिंग। तो डी एक्स बाई डी टी अभिक्रिया का वेग कहलाता है, बराबर के समानुपाती होता है अभिकारक की द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए एक्टिव मास, तो यह अभिक्रिया का वेग होगा। आपको बताया गया कि अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि है, शून्य कोटि है तो अभिकारक की सांद्रता जीरो होगी, मतलब अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए ए पे कितना हो गया, जीरो। यदि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता अगर होती तो हम इस पर
एक घात चढ़ा सकते थे। अगर दो अभिकार को ऊपर निर्भर करती तो इस पर हम दो चढ़ा देते। यदि तीन अभिकार को ऊपर निर्भर करती तो इस पर हम तीन चढ़ाते। या चार अभिकार को ऊपर निर्भर करती तो हम यहाँ पे कर देते चार चढ़ाते। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, इसलिए हम क्या चढ़ा देंगे, जीरो। क्या लिख देंगे यहाँ पर, जीरो लिख देंगे। तो dx बटे dt इक्वल टू के ए पर पावर हो गया जीरो। तो अब आप देखिए dx बटे dt इक्वल टू के ए पर पावर जीरो। अब आप देखिए क्या बनेगा, आप खुद जानते हो इस बात को अच्छे से। dx बटे dt बराबर के है, ये आपका जाके था, कैची गुणा करते हैं आप इसको तो क्या होगा, dx बराबर के dt। ये समीकरण हो गया। हमने लिख दिया इस समीकरण एक का समाकलन करने पर, अगर समाकलन करें तो देखो करने पर क्या होगा, आप जानते हैं समाकलन लगाया dx इक्वल टू के, समाकलन लगाया dt। अब x के सापेक्ष डी के सापेक्ष करेंगे समाकलन इसका तो क्या निकलेगा, 1dx इक्वल की जाके आपका और जी टी आपका डी जाके मतलब करेंगे तो की और टी और क्या आएगा सी। जहां सी क्या है आपको जानते हैं, जहां सी एक समाकलन स्थिरांक है, सी क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, के टी प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में टाइमिंग क्या मतलब, प्रारंभ का मतलब है टाइमिंग होगी जीरो। जब टाइमिंग जीरो होगी तो एक्स अपने आप क्या हो जाता है, जीरो। जब टाइमिंग जीरो होगी तो एक्स भी क्या होगा, जीरो। जब टाइमिंग जीरो होगी तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जब समय जीरो है तो उत्पाद कुछ नहीं बनेगा। तो क्या होगा, एक्स की जगह पर जीरो रख दें, टी की जगह जीरो रख दी तो सी बराबर क्या हो जाएगा, आपको जानते हैं सी बराबर अपने आप जीरो है। और सी का मान मान लीजिए समीकरण 2, हम देते हैं सी का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक, अब देखो x जागेता है प्लस के और टी, x प्लस सॉरी x इक्वल होना है, इक्वल के टी और प्लस में c की जगह पे क्या रखना है, जीरो। तो क्या होगा, x बराबर के टी और k बराबर क्या हो जाएगा, x बटे टी। बात समझ में आ रही, आ रही नहीं आ रही, एक मिनट थोड़ा देख लीजिए इनको। देखिए अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात होती है तो शून्य कोटि में क्या, मैं एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूँ कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो मैंने कहा कि दी गई अभिक्रिया मान लीजिए शून्य कोटि है तो ए इक्वल टू उत्पाद, अर्थात ये क्या है, शून्य कोटि की। तो मैंने कहा इसका अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो dx बाई dt की और अभिकारक क्या है ए, लेकिन ये शून्य कोटि के तो ए पर पावर हो गया जीरो। आप किसी के ऊपर पावर जीरो हो इसका मतलब होता है 1। तो dx बाई dt बराबर के, कैची गुणा करें dx बराबर के dt, समाकलन किया तो x जाके क्या देखो x निकला, के जाके था t जाके था, समाकलन हटाया तो c चिन्ह आया। तो जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक, हमने क्या प्रारंभ में टाइमिंग मान लिया जीरो, टाइमिंग क्या होगी जीरो। जब सी टाइमिंग जीरो हो जाएगी तो उत्पाद भी क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा। जब टाइमिंग जीरो हो जाएगा उत्पाद क्या होगा, कुछ बनेगा। जब t बराबर जीरो तो अपने आप उत्पाद भी जीरो, इसलिए x बराबर क्या होगा, जीरो। अब जब t बराबर जीरो और x बराबर जीरो रखेंगे तो क्या होगा, c अपने आप पूरा जीरो हो जाएगा। तो c बराबर जीरो, c का मान इसमें रखा हमने तो x बराबर के टी प्लस जीरो। अगर x बराबर के टी हुआ तो k बराबर x बटे टी। x क्या है, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता है, मैं लिख रहा हूं जहां k का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस बात को भी आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा इस फंडा को, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ के आपका क्या है, के का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद 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 इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हमने आपको इसको क्लियर कर दिया। अब हम चलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, थोड़ा वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको बात करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों आपसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अभी आपने निकाला क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। अभी आपने शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक गणना करें तो कैसे होंगे, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब है कि वह अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जिसलिए सपोज दैट हमने लिखा है यहाँ कि माना दी गई अभिक्रिया, वैसी सेम कंडीशन है, दी गई अभिक्रिया, माना दी गई अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की है। मान लिया दी गई अभिक्रिया प्रथम मतलब ए इक्वल टू पी, मतलब उत्पाद वही सिस्टम है। माना कोई अभिक्रिया ए इक्वल टू पी जो है प्रथम कोटि की है, तब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए इक्वल टू पी दी गई है, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब क्या होगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया ए इक्वल टू क्या है, आपका पी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पुनः मान लिया, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, पुनः मान लिया कि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है, जो टी समय बाद ए माइनस एक्स में बदल जाती है और उत्पाद एक्स देता है। इतनी बात आपको दिखाई दे रही हो, इतनी बात समझा दे रहा हूं मैं। मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब है कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि कहलाती है। तो हमने माना कि मान लिया दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि तो इक्वल टू पी, ठीक है, मान लिया। लेकिन वो कहते हैं कि पुनः मान लिया, क्या मान लिया कि अभिकारक ए, मतलब जो अभिकारक ए है, पुनः मान लिया कि अभिकारक ए मतलब अभिकारक जो ए है, ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति, मतलब प्रारंभ में कितनी इसकी है ए मोल प्रति लीटर। तो क्या होगा, प्रारंभ में कब है, प्रारंभ में है, तो प्रारंभ का मतलब होता है टाइम इक्वल टू जीरो, प्रारंभ का मतलब टाइम इक्वल टू जीरो। जब टाइम नहीं बदला तो उत्पाद कब रहेगा, जीरो आएगा। जब टाइम नहीं बढ़ा, टाइम जीरो है, प्रारंभ है, तो पहले ए था तो जीरो बनाएगा। लेकिन कहता है टी समय बाद ए माइनस एक्स में रहता, मतलब जो ए टी समय के बाद, किस समय बाद, टी समय बाद, यही टी समय के बाद, कौन, टी समय बाद ए माइनस एक्स में बदलता है। कौन बदल जाता है, ए, तो ए बदल जाएगा ए माइनस एक्स में। तो क्या होगा, ए माइनस एक्स बदलने का मतलब ए से क्या हो रहा है, एक्स निकल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स उत्पाद देता है, कारण उत्पाद एक्स देता है। फिर जब ए है प्रारंभ में इतना हो रहा था जीरो बनाएगा, बाद में ए माइनस एक्स हो जाता है तो उत्पाद के देता ओनली एक्स देता है, उत्पाद के देता ओनली एक्स देता है। आप कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद लगाइए, अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया निकालना तो पहले हम लगाएंगे द्रव्य अभिक्रिया का वेग निकालना, इस प्रकार निकालते देखो।
अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बटे डी टी समानुपाती क्या, टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता। मैंने क्या कहा, अभिक्रिया का वेग निकालना, तो अभिक्रिया का वेग क्या, डी एक्स बटे डी टी। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। ये क्या है आपका, अभिक्रिया का वेग। यह अभिक्रिया का जो वेग है वह समानुपाती है टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता के। तो कुछ नहीं, अभिक्रिया का वेग उसी लिखना डी एक्स बटे डी टी, कोई दिक्कत नहीं। समानुपाती का चिन्ह हटाया, इक्वल लिया कि टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता क्या है, अभिकारक क्या है, ए। जो ई है, जो प्रारंभ में है, टी समय बाद क्या है, ए माइनस एक्स है। मतलब टी समय बाद अभिकारक, तो टी समय बाद कितनी है, एक ही है, ए माइनस एक्स है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले जाइए, इसको ले जाइए, अर्थात कैसा लिख सकते हैं, डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स इसको यहाँ लेता है, ए माइनस एक्स बराबर के जहाँ लेता है तो यहाँ हो गया डी टी, मतलब एक दूसरे एक्सचेंज कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत है। इसका कर लें, इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसे करना समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हम इसका समाकलन लेंगे तो कैसा होगा, समाकलन चिन्ह लगेगा। देखो क्या होगा, यहाँ जितना हो सके उतना करते हैं, बाकी मिटा के लिख देंगे। ठीक है, समाकलन लिया हमने, देखो क्या होगा, डी एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर के समाकलन और डी, कोई दिक्कत है। अब इसका जब समाकलन लेते हैं तो एक मतलब इसके सापेक्ष एक होता है तो क्या होगा, वन माइनस एक्स हो जाता है, और डी के सापेक्ष करते हो क्या होगा, माइनस के लॉग ई ए माइनस एक्स बचता है, क्या बचता है, लॉग ई ए माइनस एक्स बचता है, माइनस आता है इक्वल के, और समाकलन डी के सापेक्ष टी और प्लस में सी, वही पे क्या, जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। मतलब समझ में आ गई बात, सी क्या है आपका, एक समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, इसे या इस सब इसको मान ले समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं प्रारंभ में क्या जानते हैं, प्रारंभ में क्या जानते हैं, प्रारंभ में जानते हैं टाइमिंग है 0, तो एक्स भी क्या होगा 0। प्रारंभ में टाइमिंग होगा 0 तो एक्स भी क्या होगा अपने आप 0, मतलब यहाँ जो बनेगा वो 0 करेगा, तो एक्स का होगा 0। ठीक है, तो सी का मान रखें, इन सब के मान रख दो ऊपर, तो माइनस लॉग ई ए माइनस 0 यही होगा बराबर के टी, टी क्या है, टी भी क्या हो जाएगा 0, के और टी क्या हो जाएगा 0 और प्लस सी। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, ध्यान दे, चलो अब क्या होगा, माइनस लॉग ई ए बराबर में क्या बचा, के, क्या बचेगा के, तो 0 हो जाएगा, बचेगा ओनली सी, अर्थात सी बराबर आपका ए आंसर आ गया, आया सी बराबर। अब इसी सी के मान को हम उठा के इस समीकरण 2 में रख देंगे। पहले एक बार समझने वाला, मैंने अभिक्रिया का जो वेग है उसे बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये समानुपाती होता है टी समय बाद अभिकारक सांद्रता। तो टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता जी है, ना कि ये तो उत्पाद की सांद्रता है, ये है अभिकारक। तो लग दिया, इसको हम यहाँ ले गए और डी टी को यहाँ ले गए, देखो के डी टी समाकलन लिया हमने इसका समाकलन आप करेंगे तो 1 माइनस एक्स के साथ में नेगेटिव आता है लॉग के हिसाब से, तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के जो टी समाकलन सी, जहाँ सी क्या है समाकलन स्टार, इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, दूसरा मान लिया। यहाँ पूरा लिख दें सिस्टम से, समीकरण क्या है दूसरा, सी क्या है, सी समाकलन स्टार है। ठीक, तो प्रारंभ में हमने माना टाइमिंग इक्वल 0, प्रारंभ में क्या टी बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा 0, क्योंकि जब टाइमिंग 0 है तो उत्पाद भी क्या होगा 0 होगा, तो एक्स बराबर 0, टी 0 और एक्स 0 को मान को हम समीकरण 2 में रख दिया, और अगर तो सी बराबर निकला माइनस के लॉग ई ए इधर रख दिया 0 और टी बराबर 0, तो के इक्वल 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो माइनस लॉग ई इक्वल माइनस के लॉग ई का पावर ए इक्वल टू सी, मतलब सी बराबर आपका क्या होगा पूरा पूरा मान्य कर दिया जाएगा। आगे समझ बात, अब सी के मान को यहाँ ले रहा हूं समीकरण 2 में, मतलब जिस समीकरण 2 बना इस समीकरण 2 में सी का मान
रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, इस सी का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो इस पूरे को थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जगह भी चाहिए, बोर्ड इतना वो नहीं है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम सी का मान यहाँ रख रहे हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं, आपको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए, ठीक है। अब सी का मान था समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, क्या लिखा हमने, सी माइनस के लॉग ई, और क्या है, ए माइनस एक्स बराबर के टी, और प्लस में क्या है, प्लस, और लेकिन ये माइनस के बराबर है सी, ये तो प्लस सी आने, यहाँ क्या प्लस सी है, तो सी की जगह पे क्या रखना, माइनस लॉग ई, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ पर कर दिया हमने माइनस के लॉग ई पावर ई। अब लॉग ई पावर हम पक्षांतर करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तथा लॉग ई ए, और जी माइनस आपका माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी। इसको उठा के यहाँ ले गए। आप जानते हैं कि यदि लॉग ऋणात्मक हो, मतलब नेगेटिव फॉर्म में हो, तो आपको जानते हैं भाग की कंडीशन होती है। आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है, लघुगणक कैसे ज्ञात करते हैं, बाई एचपी केमिस्ट्री क्लासेस, आप देख लीजिए, वहां पर आपको समझाया है। तो इसको क्या करेंगे, भाग में आ जाएगा, अर्थात लॉग ई ए बाई ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के टी। अब हम के बराबर निकालेंगे, के बराबर हमने नहीं निकाला, चलो इधर लिख रहा हूँ, के बराबर हम निकालेंगे, दूसरे पैसे लिख रहा हूँ मैं, के बराबर निकाले तो के हाथ छोड़ेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे टी, और ये आपकी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। आप खुद पता होना चाहिए आपको कि लॉग ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। क्या होता है, लॉग ई या नेचुरल लॉग ln इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये होता है। तो इस चीजों को उठा के इसमें रख दीजिए, देखो कि इक्वल टू लॉग ई की जगह पर रखेंगे तो रखोगा 2.303 अपॉन टी है, और लॉग ई की जगह पे क्या हो जाएगा, लॉग 10, और अपॉन होगा ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। बात समझ गई। ये कहलाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, यहाँ से मैं दोबारा कहता हूँ, इस सी के मान को इस समीकरण 2 में रखा हमने, तो देखो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी लिखा हमने, सी यहाँ था तो सी का मान उठा के रख दिया, माइनस लॉग ई इक्वल टू सी लगा रख दिया, तो प्लस माइनस 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 का लॉग ई, पूरा का पूरा माइनस के लॉग ई इस तरफ ले गए, ये आया तो प्लस का होगा, ये माइनस लॉग ई था ही आपका के टी। आप जानते हैं अगर लॉग इस फॉर्म में हो तो माइनस फॉर्म में हो तो वो भाग कहलाता है, क्योंकि और धन फॉर्म में हो तो गुणा कहलाता है, ठीक है। तो लॉग ई जाके क्या लिखा, ई अपॉन ई माइनस बराबर के टी, के बराबर लिया तो के ने इसका हाथ छोड़ा तो ई बटे टी हो गया, और लॉग ई ई पर माइनस लॉग ई या नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10, इसको उठा के इस जगह पर रखा है, मान गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के आपका दिया गया है, इसके लिए किस प्रकार निकालते हैं वो बताया। अब इसकी यूनिट की बात कर दे, इकाई की बात कर दे, मात्रा की बात कर दे, तो ये बात है ना, इसका मात्रा होता है तो सेकेंड इनवर्स होगा, या सेकेंड इनवर्स होगा, या मिनट इनवर्स होगा, अर्थात प्रति सेकेंड, या इसका मात्रा प्रति सेकेंड, या इसका मात्रा प्रति मिनट होता है। तो ये आपकी दो चीजें जो थी वो यही थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और द्वितीय ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के कैसा निकलता है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर, आज 3 दिसंबर हो चुका है, और हम आपको बता दें ज़्यादा है तो लघुगणक की भी आपको रिटन चीज़ इसी वीडियो के साथ आपको मिल भी जाएगी, जिससे आप इस वीडियो के साथ लघुगणक को भी अच्छे से एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कि लघुगणक मतलब लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैं इसी एक वीडियो के साथ आपको दे दूंगा, जिससे आप इसको भी पढ़ लीजिए, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई समस्या हो तो हमें आप बताएंगे, ठीक। धन्यवाद। लेकिन इसको ध्यान देना, दोबारा आना, लघुगणक किसी के साथ वीडियो के साथ मिलेगी, आपको सिर्फ पढ़ा बस लेना। आप इसे यहाँ तक आप जब सही देखेंगे, मैं जाऊँगा और आपकी, मैं यहाँ से आपके से यहाँ गया और आपको लघुगणक की सारणी आपको चालू रहेगा।
हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम कुछ बात कर रहे हैं लॉग कॉन्सेप्ट पर। बहुत से बच्चों का कहना होता है कि सर लॉग वैल्यू यदि दी जाए तो हमें उसका सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ही मिनटों में आप लॉग के न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कभी भी एक एक करके आप सभी वैल्यू देखेंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू की हम बात कर दें, यदि आपको कभी भी लॉग इस टाइप में दिखाई दिए कि लॉग बेस 10 x की पावर n, इस प्रकार कभी लॉग दिखाई दे कि लॉग 10 की पावर x बाई n, तो घात के ऊपर यदि घात हो तो सबसे ऊपर वाला आगे आ जाता है। अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n लॉग 10 की पावर x। ये हो जाता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए आप। कैसे? सपोज दे कहा कि लॉग 10 की वैल्यू 4 का मान बताइए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आप लॉग 10 की पावर 4 को कैसे तोड़ सकते हैं? लॉग 10 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो देखिए वैल्यू होगी ना उसे x की पावर n एज इट 2 की पावर 2, तो इस वैल्यू क्या करेंगे आगे, अर्थात आगे क्या होगा 2 लॉग बेस 10 2। इस प्रकार आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना। बताइए समझ में आता नहीं? मतलब कहने का मतलब है यदि कोई x की पावर n है तो 2 की पावर 2 है तो ऊपर सबसे आगे आ जाएगी वो। क्लियर हो गया? इसी प्रकार दूसरे कॉन्सेप्ट को आप समझने के बाद करना कि यदि लॉग लिखा हो लॉग 10 x, ठीक, और लिखा हो प्लस लॉग 10 y, अर्थात लॉग धनात्मक में हो, तो कैसे तो करते इसको हल? तो इसका मतलब होता है लॉग धनात्मक तब आता है जब वो है मल्टीप्लिकेशन में हो, मतलब x इंटू वाई को ही हम लॉग 10 x इंटू 10 y लिखते हैं। जैसे आपको लिख जाए, आपसे क्वेश्चन कह दे एग्जाम्पल में कि लॉग 10 की पावर 6 का मान बताइए, तो कैसे करेंगे इसको? हल करने का तरीका ऐसे ही है कि लॉग 10 और आप क्या करें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो सकता है, तो कैसे कर सकते हैं लॉग 10 की पावर 2 इंटू जगह जगह प्लस और लॉग 10 की पावर 3। इस प्रकार आप इसको तोड़ सकते हैं। बताइए समझ में आती नहीं? तो मतलब अगर धनात्मक है लॉग तो मल्टीप्लिकेशन अर्थात मल्टीप्लिकेशन में तो धनात्मक है, एक ही चीज है उन दोनों का मतलब। ठीक है, तो आपने कितनी जाना कि अगर घात के ऊपर घात हो तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, और वैसे हो तो कैसे। अगर तीसरे कॉन्सेप्ट पर बात करें लॉग की वैल्यू को, देखना तीसरे कि यदि लॉग 10 की पावर x और प्लस ना होकर अब क्या हो जाए माइनस लॉग 10 की पावर y, तो इसका मतलब ये होता है कि लॉग भाग में है। लॉग कहाँ में है? भाग में। इसका मतलब ये अर्थ जैसा हमने लिख दिया कि लॉग 18 माइनस लॉग 36, इसको हल करेंगे तो एग्जाम्पल फॉर्म में मान लेना इसको। हम लिखते लॉग 10 की पावर 18 और माइनस लॉग 10 की पावर 36, इसका मतलब है क्या हो जाएगा लॉग 10 जाके था वो 18 इंटू 36 एक्स था तो 36 बटे क्या हो जाएगा 18 बटे 36। बताइए समझ में आया? समझ में आया? तो मतलब लॉग यदि माइनस में है तो भाग में होगा, माइनस में है तो भाग में होगा। लॉग 10 की पावर एक्स माइनस लॉग 10 की पावर वाई थी, इसका मतलब लॉग 10 एक्स वाई वाई एक्स बटे वाई है। इस बार लॉग 10 की पावर 18 माइनस लॉग 10 की पावर 36, इसका मतलब लॉग 10 18 बटे 36, मतलब धनात्मक है तो गुणनफल में है लॉग, और लॉग ऋणात्मक है तो भाग में। जैसे एक कॉन्सेप्ट और सीखना जानना आप चौथे नंबर का कि लॉग 10 की पावर 1 बाई एक्स है सपोज दैट, तो इसको एक रूप में लिखना है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। देखो लॉग 10 है, एक 1 बटे एक्स नहीं करना है, ओनली एक्स चाहिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। माइनस के मतलब ऐसा नहीं कहना हो तो ऐसा कह लीजिए
इसको ऐसा कर छोड़ दीजिए। अगर log 10/1/x है, इसका मतलब होगा है कि log जा कितना होगा आपका 10, और क्या है x से ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और घात के ऊपर घात हो तो आपको पता है माइनस आगे हो जाएगा और log 10⁻x हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? ठीक है। और इतनी बातें आप जानते हैं कि log 10⁻1 हो इसका मतलब 0 है, ठीक, और log 10⁻2 है इसका मान 0.3010 होता है, और log 10⁻3 का मान होता है 0.44 या 4771 होता है। और ठीक है, और log 10⁻10 का मान आप खुद जानते हैं 1 होता है। मतलब इतनी चीज़ें आपको जानना अनिवार्य है। मैं एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ऊपर से आता हूँ नीचे तक, देख लीजिए कुछ समय के लिए। अगर घात के ऊपर घात है तो आगे आ जाती है घात इस प्रकार, ये log 10⁻4 था तो log 10⁻2 आगे आ गई, इस प्रकार सॉल्व होगा। अगर कोई log धनात्मक में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसमें log 10⁻6 को सॉल्व कर 2 × 3 2 × 6 log 10 + log 3। अगर कोई log ऋणात्मक में है तो भाग में आ जाएगा, अब भाग में है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर log 10⁻1/x को नॉर्मल लेना है तो log 10⁻x⁻−1 घात आएगी माइनस हो जाएगा। मैंने कहा log 10⁻1 का मान 0 होता है, log 10⁻2 का मान 0.30 होता है। अगर इसको हल करना हो तो लगभग में आप इतना भी लिख सकते 0.3 भी लिख सकते हैं हल करने के लिए। log 10⁻3 का मान 0.4777 है, यदि हल करना हो सरलता के लिए तो 0.4 भी लिख सकते हैं या 0.47 तक भी लिख सकते हैं। log 10⁻10 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू थी ये है लॉग कॉन्सेप्ट के आधार पर थी, ये अनिवार्य थी जो हमने आपको बताया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दोबारा इनको ऊपर से बता देता हूँ, देखो ये इस प्रकार की देख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपको आगे तक काम देंगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा के देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सब चीज़ें कंप्लीट होंगी आपकी, आप इनको लिखिए और समझिए, ठीक। धन्यवाद।